मैं तो सिंपल कहता हूँ कि जिस ढंग से मोदी इस समय एग्रेसिव है, तो ये एग्रेसिव उनकी मजबूती नहीं दिखा रहा है। मुझे तो 100% लग रहा है कि बहुत ही कमजोर हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और उसमें वो चाहते हैं कि एक एक विपक्ष के नेताओं को अंदर कर दें। मैं तो कहता हूँ विपक्ष की यहीं से जीत हो रही है। अगर उनके नेता जेल जा रहे हैं ईडीआई सीबीआई के शिकंजे में, तो मैं इसको विपक्ष की हार नहीं मान रहा हूँ। विपक्ष इस समय इतना क्या, विपक्ष से इतने डर गए कि हर दूसरे दिन ईडी सीबीआई के घर भेज रहे हैं और उनके बंदों को उठाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि विपक्ष इससे और मजबूत होकर उभर रहा है जनता के बीच। और इनके पास भी एक बकायदा रिपोर्ट है। इस समय देश के अंदर विपक्ष बहुत मजबूत हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, जो आपके मित्र थे वो आपके साथ हट रहे हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कश्मीर में आपके क्या कहते हैं जो प्रेस की आजादी पर दुनिया भर का अंकुश है, उस पर एक लेख छाप दिया है। बीजेपी आज पागल होके घूम रही है, अनुराग ठाकुर पागल होके घूम रहे हैं। आपको ये क्यों नहीं लगता कि अमेरिका, पश्चिम जर्मनी, यूरोप, इंग्लैंड, सारे लोग इनके खिलाफ क्यों हो गए हैं? आप यूक्रेन युद्ध को माइनस करके क्यों चल रहे हैं जब ये रूस की गोद में बैठ गए हैं और उसमें से ही बगाड़ रहे हैं? तो आप यूक्रेन युद्ध के पृष्ठभूमि में इन सब बातों पर विचार कीजिए तो पश्चिमी देश 100 का बस चले मेरे हिसाब से, तो इनको 1 मिनट में बंगाल की खाड़ी में जो है उठा के फेंकवा दें आप। इतना खिलाफत है। ऐसे ही राहुल को कैम्ब्रिज में बुला लिया, ऐसे ही जो है बीबीसी की रिपोर्ट इतने साल बाद सार्वजनिक हो गई। हिंडनबर्ग ने ऐसे ही इनके बांस कर दिया। ब्लूमबर्ग रोज इनके जो है बांस कर रहा है, रोज इनके खिलाफ रिपोर्ट आ रही, फिर रिपोर्ट आई है आपके बता रहे हैं अडानी और इनके खिलाफ आपसे बता रहे। तो सवाल इस बात का है कि जब आप इतने लोगों से जब 4 नाव पर चढ़ेंगे तो उसका हश्र क्या होता है? गांव गांव में बच्चा बच्चा भी जानता है। लोग कहते हैं कि तू नाव पर चढ़ रहा। अभी की परिस्थितियां यही है कि बिना घमंड गुमान को छोड़िए, तो जमीनी परिस्थिति है उसको समझिए। क्षेत्रीय पार्टी भी ये गलतफहमी दूर कर लें कि भारत के प्रधानमंत्री फिलहाल बनने की स्थिति में है। प्रधानमंत्री बाद में फैसला करें, और प्रधानमंत्री तो सबसे बड़ी पार्टी होगी वो कांग्रेस ही होगी। कांग्रेस को मान लीजिए आप। लेकिन आज जो केसीआर की बेटी को कांग्रेस याद आ रही है, तो केसीआर की बेटी या केसीआर को भी ये बात खुद व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी कि वो समय नहीं है कि मजबूरी में केसीआर को लोग प्रधानमंत्री बना लें। और अगर अकेले चलेंगे तो हो सकता है अकेले ही रह जाएं, कोई साथ देने वाला न रहे। जितने भी विपक्ष हैं इनको एक कदम दोनों सबको आगे आना होगा और कुछ मुद्दों पे एक एक कदम पीछे जाना होगा जी। कांग्रेस को इस गलतफहमी में न रहे कि हम आजादी के बाद वाला कांग्रेस है। कांग्रेस इस बात को समझे कि बेशक वो नेशनल पार्टी का दर्जा लिए हुए है, लेकिन राष्ट्रीय पहचान कांग्रेस खो रही है। बीजेपी की जब सरकार आई तो मोदी जी सो कॉल्ड ओबीसी कहिए या गुजरात के वो फॉरवर्ड हैं, लेकिन है तो ओबीसी जातियों में ही ना, जो हिंदी हार्टलैंड की ओबीसी जातियां हैं उसी में से एक जाति उनकी है ना, भले गुजरात में वो बैकवर्ड ना हो। इसके अलावा आपका शिवराज सिंह चौहान से लेके जितना आप बीजेपी के देखेंगे मुख्यमंत्री सब बैकवर्ड है। वहां जो उनके जो मेन उनका कोर जो वो है वोटर, जो क्या कहते हैं जो समर्थक वर्ग है, वो मुख्यतः ब्राह्मण है, बनिया है। वो उसने अपने को परोक्ष रूप से आरएसएस और वहां के लिए खींच लिया है कि भाई ठीक है तुम राजनीतिक सत्ता संभालो, हमारा ही तो जो है तुम जो है काम को आगे बढ़ा रहे हो। उन्होंने ये नहीं रखा कि नहीं ब्राह्मण होगा जब होगा प्रधानमंत्री, जब मुख्यमंत्री होगा तो ब्राह्मण ही होगा। आप इस पर अड़े हुए थे और आपके साथ ब्राह्मण उत्तर प्रदेश बिहार में छोड़ के भाजपा के साथ चले गए, क्योंकि उनको लगा कि आप अकेले जीत नहीं सकते। आपका मुसलमान और दलित वोट बैंक पहले से ही आपसे अलग हो गया। मैं समझता हूं कि ईडी सीबीआई ने विपक्ष को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक नारा जो चल रहा है कि सबका नंबर आएगा, जो पहले आम लोगों के लिए सोशल मीडिया पे चल रहा था, वो अब तमाम विपक्षी दलों को नजर आने लगा है कि एक एक करके सबका नंबर आएगा। वो सबका नंबर आएगा, वो शायद विपक्ष को इकट्ठा कर ले। जो अभी 2024 लोकसभा चुनाव, विपक्ष में भी सुगबुगाहट दिख रही है। दक्षिण भारत में एक बड़ी रैली हुई जिसमें स्टालिन, देवगौड़ा साहब और तेजस्वी यादव सब एक मंच पर दिखे। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भी एक्टिव है। जहां जहां चुनाव होता है वहां एजेंसी तत्परता से एक्टिव हो जाता है। कांग्रेस ने ओपोजिशन को लीडरशिप देने की मंशा से इनकार किया है
और ये भी कहा है कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं। दूसरी तरफ मोदी, बीजेपी, एनडीए बैक्ड बाय आरएसएस एक महाशक्ति अभी दिख रहा है। क्या ऑपोजिशन में यूनिटी संभव है, होने वाला है? इसी विषय पर चर्चा करने वाला दोस्तों रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। कल बीआरएस चीफ आंध्र प्रदेश तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की पुत्री ने एक सुझाव दिया कि कांग्रेस को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। लोकसभा चुनाव आने वाला है और एक यूनाइटेड ओपोजिशन जो है वो पेश करना चाहिए। क्या है मसला? हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, जेपी सिंह साहब हैं, संजीव पांडे जी हैं। आप सब लगातार इनको सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छे से विश्लेषण करने के बाद हम लोग चर्चा करते हैं। संजीव जी, पहले आप ही से शुरू करते हैं। जी, कल जो केसीआर की बेटी का जो कल बयान आया, वो बयान इस संदर्भ में था कि आज केसीआर की बेटी ने, कविता ने, वहां पे दिल्ली में जंतर मंतर पे एक धरना दिया है वोमेन रिजर्वेशन को लेकर कि 33% जो वोमेन रिजर्वेशन का जो पेंडिंग बिल है उसको राज्यसभा में पहले हो भी गया था, पारित भी हो गया था, लेकिन बाद में लैप्स कर गया, तो उसको लागू किया जाए। और वो एक तरह से मैं समझता हूँ कि वो चुनाव में वोमेन रिजर्वेशन को लेकर एक मोबिलाइजेशन के साथ साथ विपक्ष को इकट्ठा करने की एक योजना भी है, क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी को थैंक्स किया। ये जो वोमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर जो इनफैक्ट जितने भी गंभीर प्रयास हुए उसमें सोनिया गांधी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस को एक महत्वपूर्ण विपक्ष के तौर पे आगे आने के लिए आमंत्रण भी दिया। हालांकि अभी तक जो 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले तक जो केसीआर की जो रवैया था वो थोड़ा एंटी कांग्रेस था और वो तीसरे फ्रंट की बात कर रहे थे। लेकिन एक सुखद संदेश यही आया है कि जो तीसरे मोर्चे की बात करने वाले जो एक प्रमुख धड़ा जो केसीआर थे वो कांग्रेस की अहमियत को समझ रहे हैं। और कल जो केसीआर की बेटी ने जो प्रस्ताव रखा उसमें 2-3 बातें, बड़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने रखी कि एक तो कांग्रेस के साथ उन्हें जाने में किसी भी तीसरे मोर्चे के जो राजनीतिक दल हैं उनको कोई परहेज नहीं है। और जो दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने रखी है कि कांग्रेस अपने आप को परिवार का टॉप लीडर ना समझे, वो एक टीम में प्लेयर के रूप में आए। मतलब कि जो 11-12 लोगों की टीम होती है किसी भी मैच में, तो एक प्लेयर की जो भूमिका होती है उस भूमिका में आए। कांग्रेस अभी उस गलतफहमी में न रहे कि वो 1990 की या 2004 की या 2009 की पार्टी है जिसमें कांग्रेस के पास 100 से ज्यादा सीटें थी, 150 सीटें थी, 200 सीटें थी। कांग्रेस की भी स्थिति कई राज्यों में बहुत बुरी है। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा है कि एक अच्छी भूमिका में कांग्रेस आ सकती है, लेकिन एक प्लेयर की भूमिका में, कप्तान की भूमिका में कांग्रेस को उन्होंने फिलहाल आने से इनकार किया है और कुछ राज्यों को उन्होंने उदाहरण भी दिया है। तो मैं समझता हूं कि ये शुरुआत है। हालांकि उन्होंने आमंत्रण कांग्रेस को भी दिया था आज के धरने में आने के लिए, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है उसमें शायद कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं आए हैं। लेकिन जो कांग्रेस के एक इम्पोर्टेंट सहयोगी हैं, लेफ्ट फ्रंट के लोग जो हैं वो उस धरने में गए हैं, जो मेरी जानकारी में है, केंद्रीय पार्टी के लोग भी गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ईडी, सीबीआई ने विपक्ष को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक नारा जो चल रहा है कि सबका नंबर आएगा, जो पहले आम लोगों के लिए सोशल मीडिया पे चल रहा था, वो अब तमाम विपक्षी दलों को नजर आने लगा है कि एक एक करके सबका नंबर आएगा। वो सबका नंबर आएगा, वो शायद विपक्ष को इकट्ठा कर ले। जो अभी जी जेपी सर, जी कैसे होगी विपक्ष की एकता? अब सुगबुगाहट तो शुरू हो गई यूपीए। सर, इसके लिए कोई बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियां जो है वो सबको एक होने के लिए मजबूर कर देंगी। कल तक केसीआर, जैसा कि बताया संजीव जी ने, कि फुटानी चल रहे थे, आज उनकी लड़की को क्यों जो है विपक्षी एकता की याद आ गई और कांग्रेस की याद आ गई और कांग्रेस बढ़े। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, आप केंद्र और राज्य दोनों के चुनाव को अलग अलग करके जो है देखिए। ठीक। अब जैसे कि आप त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन केरल में एक दूसरे के
डेड अगेंस्ट हैं। आपके जो है पश्चिम बंगाल में जो कांग्रेस का कैंडिडेट जीता उसको सीपीएम का समर्थन था और उसने जो है ममता बनर्जी और भाजपा के संयुक्त मत से या तो अधिक या बिल्कुल बराबर के आसपास जो है मत प्राप्त किया। ममता बनर्जी 13% उससे पीछे थी और आपका क्या कहते हैं भाजपा को टोटल 13% मिला था। तो ममता और वो मिला करके कांग्रेस और सीपीएम हो गया वहां। दूसरी बात, बंगाल में जो एक और संकेत निकल करके आया कि अभी तक के जो चुनाव में पिछले दिनों से आपके वो सब जो जंगल महल का जो है वो इन्होंने ममता बनर्जी ने मुठभेड़ करा के नक्सलियों का सफाया कर दिया था, या मुसलमानों को लेकर के मुसलमानों में भी कहीं ना कहीं आपके ओवैसी डेंट लगा रहे थे। इस बार वो जो मुर्शिदाबाद की सीट से कांग्रेस का कैंडिडेट जीता है 47+ % वोट लेकर, वो मुस्लिम बहुल इलाका है और मुसलमानों ने टेक्निकली कांग्रेस को या सीपीएम दोनों के गठबंधन को वोट दिया है, जो कि बीच में मामला थोड़ा गड़बड़ा गया था क्योंकि बीच में ऐसे लोग आ जाते हैं जो ये भ्रम फैलाते हैं कि वो बीजेपी के विरुद्ध हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि अंदर खाने ये मिले हुए हैं। ममता बनर्जी जो पहले मिली थी और बाद में जो ममता बनर्जी का शुभेंदु अधिकारी से जो सब टंटा हुआ या बीजेपी से जो सब हुआ अधिकारी को, आपके पुलिस अधिकारी आईपीएस अधिकारी जो थे उनको लेकर के हुआ, तो उससे लगा कि ममता बनर्जी बिल्कुल जो है उनके खिलाफ हैं। लेकिन जब अभिषेक बनर्जी को बुला के ईडी रगड़ने लगी और अभिषेक बनर्जी की बीवी ममता बनर्जी के भाई की पत्नी और भाई को, तो ममता बनर्जी अंदर खाने जो है वो लंबू लेट हो गई और अडानी जी की कृपा हो गई। अडानी जी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने बिचौलिए का काम किया, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मिलने चली गई। तो ये जो बात हम लोगों को दिखाई पड़ती है वो जनता को भी दिखाई पड़ती है, और कम से कम और जगह की जनता को दिखाई पड़े या ना पड़े, मेरा आज भी मानना है कि केरल और बंगाल ये दो जगह की जो जनता है वो बहुत प्रबुद्ध, पढ़ी लिखी, समझदार जनता है। उसको आप जो है उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश की जनता की तरह हाँक नहीं सकते। वो थोड़ा अपना जो है मतलब क्या कहते हैं दिमाग भी लगाती है या जो चीजों को समझती भी है। तो अब ममता बनर्जी की क्रेडिबिलिटी 0 हो गई है, आप समझ लीजिए। फिर ममता बनर्जी ने एक जो है वो पासा फेंका कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, हम इनसे नहीं लड़ेंगे, उनसे नहीं लड़ेंगे। लेकिन आज जो केसीआर की बेटी को कांग्रेस याद आ रही है, तो केसीआर की बेटी या केसीआर को भी ये बात खुद व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी कि वो समय नहीं है कि मजबूरी में केसीआर को लोग प्रधानमंत्री बना लें। और अगर अकेले चलेंगे तो हो सकता है अकेले ही रह जाएं, कोई साथ देने वाला न रहे। क्योंकि ममता बनर्जी की कमजोर गोट पर जो है वो ईडी का शिकंजा कस रखा है, क्या कहते हैं, मोदी सरकार ने। अब इनकी बेटी पर भी शिकंजा कस रहा है। ये जान रहे हैं कि अगर सब विपक्ष एक होकर हमारी बात नहीं उठाएगा तो फिर हम सरवाइव नहीं कर सकते, फिर तो अकेले जब दिए जाएंगे। होता ना कि वो गांव में पहले बाल उसमें हम लोगों को कथा एक सुनाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी कि एक परिवार में 7 लड़के थे, तो 7 डंडे एक साथ जो है वो बांध करके जब लड़ते थे तो किसी से जीत जाते थे। तो गांव वालों ने फूट डाल दिया, 7 डंडे अलग अलग हो गए, फिर एक एक को जो है वो हुर दिया। तब उनको समझ में आया कि 7 डंडे एक साथ रखने का और एक डंडे का जो है क्या अंतर होता है। तो ये अंतर जाके पैर न फटी बेवाई से का जाने पीर पर आई। तो अब केसीआर को समझ में आ रहा, अभी तक तो नहीं समझ में आ रहा था। अभी तक तो कभी बीजेपी की गोद में बैठने के लिए तैयार थे, तो कभी दूसरे की गोद में बैठने के लिए तैयार थे, तो कभी अपना तीसरी लाइन अलग से ले रहे थे। अब उनको समझ में आ रहा है कि अरे अब तो हमारी लड़की के गले में जो है फंदा जो है क्या कहते हैं कसने जा रहा है। और फिर आप क्या समझते हैं, जब मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव के कंधे में वो गले में फंदा फंस रहा है आपके लालू यादव और राबड़ी यादव को लेके, तो इनके गले में फंदा फंसेगा तो केसीआर के गले में फंदा नहीं फंसेगा। आखिर वो मुख्यमंत्री एक प्रदेश चला रहे हैं और मुख्यमंत्री के रूप में चला रहे हैं। तो जो मान लिया कि थोड़ी देर के लिए उन्होंने किसी मंदिर में सोने का जो छत्र चढ़ाया था, उसी की जांच हो जाए कि वो जो है सरकारी पैसे से चढ़ा था कि केसीआर ने अपने पैसे से चढ़ाया था, तुरंत मनी लॉन्ड्रिंग घुस जाएगी उसके अंदर, आपसे बता रहे। तो ये केसीआर समझे या ना समझे, लेकिन तैयारी उसी तरफ चल रही है। अब आप सिसोदिया का देखिए, उनको मालूम था कि आज उसमें जमानत हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने 2 दिन पहले से ईडी को घुसा दिया। न एक पैसे का लेन देन आप प्रमाणित कर पाए, न पैसा प्रमाणित कर पाए। लेकिन बात यह है ना कि पहले आप एक FIR दर्ज कराइए, सीबीआई से उसकी जांच शुरू कराइए, और सीबीआई की जांच अभी पूरी हो ना हो तब तक ईडी को आप घुसा दीजिए। चिदम्बरम में यही मामला हुआ था। आपके सिद्दीक कप्पन जो पत्रकार को पकड़ा था इन्होंने जो है हाथरस केस में, उसमें भी यही मामला हुआ था
कि पहले सीबीआई घुसी, पुलिस घुसी, उसके बाद ईडी को घुसा दिया कि इधर जमानत हो जाएगी तो ईडी वाला मामला फंस जाएगा। अब आज दोनों मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। इन्होंने ईडी वाले ने अलग उनसे जो है वो मांगा है, क्या कहते हैं, आपके रिमांड मांगा है। तो ईडी तो एक प्रकार का गैंगस्टर एक्ट हो गया कि आपने एक आदमी को जो है किसी को पकड़ा, आप उस पर नियंत्रण नहीं लगा रहे, आप उस पर धारा नहीं लगा पा रहे, आप उस पर ऐसी चीजें बरामद होने का या ऐसे अपराध में संलिप्त होने का आप जो है सबूत नहीं दे पा रहे हैं कि उसकी जमानत ना हो, तो आपने उस पर गैंगस्टर लगा दिया कि उसकी जमानत यहाँ भले हो जाए, जब तक गैंगस्टर में जमानत नहीं होगी तब तक उसकी जो है जमानत वो नहीं छूटेगा। तो अब वो गैंगस्टर में भी जमानत हो जा रही है। अच्छा, गैंगस्टर में मान लीजिए बलिया को आप उदाहरण लीजिए, तो बलिया छोटा जिला है, तो बलिया का गैंगस्टर कोर्ट आजमगढ़ में है, तो बलिया वाले आदमी को गैंगस्टर कोर्ट में जमानत लेने के लिए आजमगढ़ जाना पड़ता है। अब जब आजमगढ़ में वो जमानत लेता है तो जो जमानत अगर मिल गई तो दाखिल भी आजमगढ़ में होती है। तो अब आजमगढ़ में कागज कहां से ले आएगा दाखिल करने के लिए? बलिया का कागज आजमगढ़ में दाखिल नहीं होगा। तो अब आजमगढ़ में वो जो है वो ढूंढे, आपको बता रहे हैं। तो अब लोग कर क्या रहे हैं कि भाई पैसे का इंतजाम करके जाते हैं, जब जमानत मंजूर होती है कि 1 लाख की जमानत हुई तो 1 लाख रुपया कोर्ट में डिपॉजिट कर देते हैं। जब भाई गैंगस्टर खत्म होगा, हमारा वो पैसा वापस कहां से सब वो ढूंढे हैं आप, जमानतदार ढूंढे, तो तत्काल मान लीजिए 1 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। तो इस तरह जो है इन्होंने एक ऐसा विशियस सर्किल बना रखा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेके देखना चाहिए कि आखिर ये मतलब मिसयूज नहीं है तो क्या है। और फिर उसके बाद जब ईडी का मुकदमा चलेगा तो सारा जो है वो मामला फिजिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सजा नहीं होगी, क्योंकि आपके पास उस तरह के सबूत नहीं है। अब आपका चिदम्बरम का जोर बाग का बंगला जो है इन्होंने जो सीज किया था वो कब रिलीज हो गया किसी को मालूम ही नहीं है। आज मीसा भारती ने फिर से छापा डाला है, लालू और राबड़ी के बाद। मीसा भारती का जो बंगला वो जो फार्म हाउस था वो कब रिलीज हो गया? पीएमएलए कोर्ट से, न्यायाधिकरण से, किसी जो है गोदी मीडिया ने छापा ही नहीं। तो ये शुद्ध रूप से एक प्रकार से आप समझिए कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कानून है, जो आपको कानून के दायरे से बाहर निकाल करके अनंत काल तक बंद रखने की, जेल में या जितने दिन तक अदालत संज्ञान न ले बंद रखने का आपका ये एक कुचक्र है। आप तो सवाल इस बात का है कि ये सारी बातें राजनीतिक दलों को जब मालूम है, अभी आपके 4-6 दिन पहले 9 नेताओं ने 8 राजनीतिक दलों के आपके प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के दुरुपयोग पर चिंता बताई थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने वहां सम्मेलन में कहा था कि हम लोगों को इसको जो है उठा करके कोर्ट तक जाना चाहिए। सीपीएम वगैरह ने, पिनियारी विजयन वगैरह ने सब सपोर्ट किया इस बात का कि मतलब उन्होंने भले दस्तखत न कर पाए हों। तो कहने का तात्पर्य ये है कि फिर वही है ना कि जब दरवाजे पर आ जाती है मौत तो पता चलता है कि मौत का तांडव क्या। पहले तो बड़ा अच्छा लगता रहता है, जो लोग मुठभेड़ में खुश होते हैं, कभी उनके घर का किसी को जो है वो क्या कहते हैं पुलिस के जब चक्कर में आके मुठभेड़ हो जाती है तो उनको पता चलता है कि जन्नत की हकीकत क्या है। पहले तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ साहब, अब इनसे कानून से नहीं निपटा जा सकता तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में कोई बात नहीं है। अरे भैया, किसी का घर जल रहा है तो तुम्हारा घर भी तो वहां पर है, कभी तुम्हारे घर का भी नंबर आ सकता है। जो आपके जो है बहुत पहले उन्होंने कहा था, आपके क्या कहते हैं राहत इंदौरी ने, कि मेरा ही घर थोड़ी है, तुम्हारा भी घर है। तो ठीक है, आज मेरा जल रहा, तुम बड़े खुश हो रहे हो, कल तो तुम्हारा जलेगा। तो बात है कि केसीआर के जब दरवाजे पर ईडी पहुंच गई है और उनकी लड़की के ऊपर लगातार तलवार लटक रही कि ईडी उसको जो है पकड़ करके मनीष सिसोदिया के केस को और मजबूत करने के लिए उसको अरेस्ट करेगी, ये भी जान लीजिए आप। मैंने मनीष सिसोदिया का केस और सीमेंटेड हो, जो कि नहीं है। मेरा कहना बिल्कुल फर्जी है। जब आपके पास कोई सबूत नहीं तो किस बात के लिए आप प्रताड़ित कर रहे हैं? सबूत दिखाइए ना। कोर्ट को कहना चाहिए भाई सबूत ले आओ कि कौन सा इन्होंने जो है वो ईडी में क्या किया है। खाली कह देने से तुम मान लोगे? भाई कोर्ट तो मतलब आप समझिए कि कोर्ट से इतना मतलब जो अधीनस्थ न्यायालय है, कम से कम दिल्ली के न्यायालय पर इतना मतलब ये नहीं था कि वहां के सबसे योग्य काबिल लोग दिल्ली के अधीनस्थ न्यायालय के जज और मजिस्ट्रेट माने जाते हैं। वहां ये हाल है। इलाहाबाद में तो समरी ट्रायल हो जाए, हमारे ख्याल से थाने में जाके वो दस्तखत कराएंगे जज साहब, नहीं इसको अंदर रखो, इसको अदालत में पेश करने की जरूरत नहीं है, ईडी का मामला है। कुछ सबूत भी तो होना चाहिए। आप बंदे लिफाफे में देखिए, दिखाए ना सबूत क्या है। तो सवाल इस बात का है कि ये मजबूरी है, नहीं आएंगे तो एक एक करके बिन बिन के छांट दिए जाएंगे। संगठन में शक्ति है, ये संघ भी कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जी जी संजीव जी, बहुत शानदार बात बोले हैं कि एक एक करके नप जाएंगे सभी। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, अभी भी नेशनल पार्टी है, उसका प्रेजेंस हर जगह है।
और रीजन्स में रीजनल पार्टी पावरफुल है। तो इलेक्शन में ओपोजिशन की कैसे यूनिटी हो, इसमें क्या रीजन वाइज ही समझना पड़ेगा ना। एक यार्डस्टिक से जो है एक लार्जर एक नेशनल एजेंडा और एक रीजन के साथ एजेंडा, जैसे सीपीएम के साथ त्रिपुरा में जेपी सर ने कहा कि कांग्रेस का अलायंस था, कैसे समझा जाए, तो रीजन से समझे। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में है। देखिए, जितने भी विपक्ष हैं इनको एक कदम दोनों सबको आगे आना होगा और कुछ मुद्दों पे एक एक कदम पीछे जाना होगा जी। कांग्रेस को इस गलतफहमी में न रहे कि हम आजादी के बाद वाला कांग्रेस है। कांग्रेस इस बात को समझे कि बेशक वो नेशनल पार्टी का दर्जा लिए हुए है, लेकिन राष्ट्रीय पहचान कांग्रेस खो रही है। अगर उनके वोट बैंक को देखें राज्यों में जो चुनाव हुआ है, क्षेत्रीय पार्टियों को यह गलतफहमी दूर करना होगा कि भारत का नेतृत्व वो कर सकते हैं, वो अपने राज्यों तक ही अपना सीमा रखें। अगर ये दोनों बातें समझ में आ गई, कांग्रेस को भी ये समझ में आ गई कि हम उस पहचान, अब वो पहचान या वो मजबूती हमारे पास नहीं है जो किसी जमाने में थी। ना आपके पास संगठन है, ना आपके पास ढांचा है। कई राज्यों में आपका संगठन और ढांचा तो है ही नहीं, तो आप किस बात के कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में बहुत मजबूत पार्टी है और उसके पास सिर्फ भाजपा ही नहीं है, उसके पास बहुत सारे संगठन है। कांग्रेस के पास कांग्रेस का ही संगठन नहीं है। भाजपा के साथ तो भाजपा है ही, आरएसएस भी है, आरएसएस के कई अनुसांगिक संगठन भी है। कांग्रेस के पास अपना ही ढांचा नहीं है। कई राज्यों में जाकर पता कर लीजिए कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। जिला है, जिला संगठन है। तो ये कांग्रेस को अब एक गलतफहमी दूर कर लेनी होगी कि हम उस स्थिति में नहीं है। कांग्रेस को भी रीजनल पार्टियों के साथ कई मामलों में झुक के आना पड़ेगा। कांग्रेस अगर सोचेगी कि रीजनल पार्टी सारी कांग्रेस को शर्तों को मान के आ जाएंगे तो कांग्रेस की गलतफहमी दूर कर ले। क्यों शर्तों को माने? उत्तर प्रदेश में 2% वोट आया है कांग्रेस को, विधानसभा में 2 सीट आई, वेस्ट बंगाल में 1 भी सीट नहीं आई थी, अब जीते हैं। बिहार में गठबंधन में 70 सीटें इन्होंने ली और इनको मात्र 17 सीटें आई। उड़ीसा में इनके पास मुश्किल से 9, उड़ीसा में इनके पास 17 सीटें हैं, 7% 8% वोट है। आप एक बात बताइए कि बहुत जगह कांग्रेस पहचान खोती जा रही है, और अगर उस पहचान को खोने के बावजूद अगर आपको वही है कि हमारे दादाजी घी खाते थे और हाथ में ऐसे करते थे और आपके पास सरसों का तेल भी नहीं खाने के लिए है, तो ये नहीं चलेगा। और रीजनल पार्टियों को भी अपनी गलतफहमी दूर करनी होगी। ममता बनर्जी अगर सोच रही है कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो गलतफहमी दूर कर लें। ये अलाइनमेंट इस समय करना पड़ेगा, तत्कालिक अलाइनमेंट, कि भैया दिल्ली में अगर कांग्रेस सत्ता में रहेगी तो राज्यों को कांग्रेस छोड़ना पड़ेगा। राज्यों को अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ आते हैं तो उनको दिल्ली कांग्रेस को छोड़नी पड़ेगी। कांग्रेस को तो यही फ्रस्ट्रेशन है कि हमसे पंजाब भी केजरीवाल ने छीन लिया, दिल्ली भी छीन लिया। तो भाई वो राजनीति कर रहे हो, क्यों नहीं छीनेंगे? वो कोई सेवा करने थोड़ी आए हैं। अब कांग्रेस ये सोचे कि उत्तर प्रदेश में हमसे अखिलेश यादव ने छीन लिया। अरे तो भाई 1980 में आपका चला गया, 1980-90 में के बाद भी आपके पास 30 साल मौका रहा है, आप कुछ नहीं कर पाए। आपकी जगह बीजेपी ने ले ली, बिहार में आपकी जगह बीजेपी ने ले ली। तो क्या वो तो ओबीसी या दलित पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो बैठे बिठाए आपको दे दें सारा खाने के लिए एक एक चीज को? भाई ये है कि ये सबको सोचना पड़ेगा। ईडी और ये जितने कानून हैं जो आज नरेंद्र मोदी दुरुपयोग कर रहे हैं, इस सारे के जनक यही पी चिदम्बरम टाइप लोग थे, जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सारा ये जितने भी गैंगस्टर टाइप के जो कानून बना दिया, किसी को बिना पूछे उठाना। पी चिदम्बरम ने क्या किया कुकर में सारे देश को पता है। जब उनका जब इलाज किया ईडी ने अमित शाह के कहने पे, तब पता चला कि अरे बड़ा ये तो अनडेमोक्रेटिक कानून है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप ये देखिए, कांग्रेस जो है, अगर 10 बंदों ने चिट्ठी लिखी, ठीक है, अरविंद केजरीवाल साहब की दुश्मनी है, आपकी दुश्मनी केसीआर से भी है। आप वो दिन क्यों भूल गए कि डीके शिव कुमार को ईडी वाले घसीटते हुए ले गए थे? आप वो दिन क्यों भूल गए कि आपके सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन जो हरियाणा के 2 टर्म सीएम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2019 से ईडी लगातार ग्रिल कर रही है। हर दूसरे तीसरे चौथे महीने ईडी इनको बुला लेती है। तो भाई कम से कम इस मुद्दे पे तो एक हो जाइए। चलिए अलायंस बाद में कर लीजिएगा, ईडी जैसे और सीबीआई के दुरुपयोग के मुद्दे पे तो एक हो जाइए। चिट्ठी पे साइन करने में खड़गे को क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस अभी भी बहुत भारी गलतफहमी में है।
अब वो कहेगी कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी और बसपा सारे मिलकर उसको 20-25 सीटें छोड़ दे तो वो प्रैक्टिकल बात नहीं होगी। गठबंधन सरकार आने के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी बनती है, कांग्रेस के पास अगर 100 सीटें भी आ जाती है और विपक्ष का गठबंधन अगर 300 सीटों पे अगर लगता है कि 300 सीटों से एक सरकार बन सकती है तो कांग्रेस को नेतृत्व मान सकती है। लेकिन कांग्रेस अगर पहले ही रीजनल पार्टियों से 2% वोट होने के बावजूद कांग्रेस अगर कहेगी कि हमको इसमें से 30% सीट, जैसे बिहार में आपने देखा 70 सीटें ले ली इन्होंने और सीटें 17 जीत पाए, तो ऐसा रिस्क कोई भी रीजनल पार्टी नहीं लेगी। राजनीति वो भी कर रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टी भी। स्टालिन ने इनको जिंदा रखा हुआ है, 17 सीटें वहां भी इनको विधानसभा में आया है, तो अपना क्या है तमिलनाडु में कांग्रेस के पास। तो कांग्रेस को भी ये प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा कि ठीक है, अगर आप केरल में सीपीएम से लड़ रहे हो और त्रिपुरा में समझौता कर रहे हो, तो आप अरविंद केजरीवाल, मायावती, मुलायम सिंह, जो भी रीजनल पार्टियां, सबसे कहो कि ठीक है भैया स्टेट आप फिलहाल लड़ लीजिए, सिचुएशन तो वर्किंग यही है और प्रैक्टिकल सिचुएशन यही है। सेंटर में अगर किसी परिस्थिति आती है तो हमें प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए, मुझे लगता है वो मान लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी मानने में उनको। तो कांग्रेस भी तो अभी तक कोई अपने तरफ से तो प्रपोजल नहीं दे रही है, कौन सा प्री कंडीशन रख रही है, किस तरह की बातें हो रही है। कांग्रेस ये बातें भूल रही है कि 2014 में हारने के बाद 2019 का भी चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। अब 2024 में भी कांग्रेस यही सोच रही है कि 2004 और 2009 की तरह हमारी लहर चल जाएगी, तो ऐसा कुछ जमीन पे नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी होगी, विपक्ष के साथ तालमेल बिठाना होगा, विपक्ष के साथ सर्टेन गुरेज को खत्म करना होगा। अरविंद केजरीवाल से अगर आपका कोई पर्सनल गुरेज है, आपकी जो कांग्रेस का पूरा सोशल मीडिया बीजेपी से ज्यादा केजरीवाल के खिलाफ पड़ा हुआ है, कह रहे हो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, केसीआर बीजेपी की बी टीम है। अरे भाई वो राजनीति कर रहे हैं, अगर आपको हरा रहे हैं तो बीजेपी की बी टीम कैसे होगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की अगर बी टीम है भी तो बीजेपी जो जिस समय 1989 में अगर बीपी सिंह ने सत्ता से कांग्रेस को हटाने के लिए सीपीएम और बीजेपी को एक साथ ले लिया था, तो ऐसी परिस्थितियां आप क्यों नहीं क्रिएट करते। टीम अगर बीजेपी के है भी तो अभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन केजरीवाल है कि नरेंद्र मोदी है। केजरीवाल तो आपको जेल भेज नहीं रहा, आपको जेल तो नरेंद्र मोदी भेज रहे हैं। तो भाई अभी सबसे बड़ा दुश्मन कौन है ये आइडेंटिफाई कर लीजिए। सबको पता था कि बीजेपी को पता था कि कामरेडों के साथ हमारा लंबा नहीं चल सकता 89 में, लेकिन क्या हुआ, एक बार राजीव गांधी को सत्ता से तो उतार ही दिया था उन्होंने मिलके, सुरजीत और एलके आडवाणी एक साथ मंच पे तो आ ही गए थे। तो अभी की परिस्थितियां यही है कि अपना घमंड गुमान को छोड़िए, तो जमीनी परिस्थिति है उसको समझिए। क्षेत्रीय पार्टी भी ये गलतफहमी दूर कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री फिलहाल बनने की स्थिति में है। प्रधानमंत्री बाद में फैसला करें, और प्रधानमंत्री तो सबसे बड़ी पार्टी होगी वो कांग्रेस ही होगी। कांग्रेस को मान लीजिए आप, राज्यों में सीटों को लेकर तो कन्फेडरेशन उसको खत्म कर लीजिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कांग्रेस किसी गलतफहमी है तो उत्तर प्रदेश बिहार में अकेले लड़ दे, गलतफहमी दूर हो जाएगी लोकसभा में कांग्रेस को। बिहार में अगर गठबंधन नहीं होता है कोई विपक्ष का, कांग्रेस अकेले लड़ ले 40 सीटों पे, पता चल जाएगा कितने % वोट कांग्रेस को आने हैं और कितने सीटें जीत के आ देगी। उत्तर प्रदेश में भी लड़ ले, विधानसभा भी लड़के आती है। कांग्रेस 2022 में 2% वोट आया है। बात करते करते खबर आई है कि लालू यादव के करीबियों पर 15 करीबियों पर छापा पड़ा है। यूपी में क्या बात सर? हमसे पूछ रहे हैं आप? जी जी। देखिए, बात यूपी की नहीं है, बात तो चल रही है आपके कांग्रेस और विपक्षी एकता की। वो यूपी बड़ा उसमें मेरा कुछ नहीं कुछ बचा हुआ था, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। जी जी जी। देखिए, आपने देखा होगा कि जितनी भी पुरानी कपड़े की मिलों से लेके तमाम जो और फैक्ट्रियां और मिलें थी, कौन है वे जी, जितनी भी थी, वो एक समय आने के बाद वो बीमार हो गई या बंदी के करार पे चली गई। जितने अखबार थे उसमें जो पुराने ट्रेडिशनल ढंग से छपने वाले अखबार थे, बड़े बड़े अखबार थे, उनकी जो है वो सर्कुलेशन गिरने लगा, वो बंद होने लगे। क्यों? क्योंकि 2 दशक 3 दशक के बाद
जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको एडाप्ट करने में आपको जितना टाइम लगता है आप उतना ही पीछे चले जाते हैं जी। आपको समझने की ये जरूरत होती है कि जो नई टेक्नोलॉजी है उससे हम पुरानी टेक्नोलॉजी से कंपटीशन कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी में नेचुरली मैन पावर ज्यादा होता है, इसलिए उसमें जो एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। अब जो अखबार पहले 1000, 1200, 1500 से जितना बड़ा अखबार उतने कर्मचारियों से चलता था, अब वो 200, 300, 400 कर्मचारियों से चल रहा है। जो अखबार पहले 200, 250, 300 लोगों से चलता था, अब 65 लोगों से चल रहा है। कई पोस्ट अखबार में समाप्त कर दिए गए, प्रूफ रीडर का पोस्ट अखबार में समाप्त हो गया। आप ही कंपोज करेंगे कंप्यूटर पर, आप ही उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आगे जहां मेकअप हो रहा है पेज वहां आप अपना भेज देंगे। एक मेकअप मैन पेज पे बैठा हुआ, पहले 4-4, 6-6, 8-8 मेकअप मैन होते थे। 24 पेज का अखबार है तो 38 पेज का अखबार है। इसी तरह टेक्नोलॉजी जो आपकी फैक्ट्रियों की टेक्नोलॉजी थी, जैसे इलाहाबाद में BPCL, TSL है, ये विदेशी कंपनियों के सहयोग से इनको टेक्नोलॉजी मिली थी। पहले बीच में चला था ना कि हम आपसे टेक्नोलॉजी लेंगे तो आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, लेकिन उसमें एक पेटेंट आ गया। जब पेटेंट आ गया तो लोग अपनी टेक्नोलॉजी पेटेंट कराने लगे, और पेटेंट होने का मतलब है कि जब भी कोई आपके पेटेंट का इस्तेमाल करेगा तब को एक निश्चित रूप से आपको पैसे का भुगतान करना पड़ेगा। अब वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मामला खत्म हो गया, आपसे बता रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इसी तरह कांग्रेस पार्टी है। आपको जब BP सिंह ने मंडल का एजेंडा फिक्स कर दिया, और मंडल का एजेंडा ये था कि जिसको जितना बहुमत है उसके अनुसार उसके लोग चुने जाएंगे, उसके हिसाब उसको आपको सत्ता में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और BP सिंह के बाद तमाम क्षेत्रीय दल पहले से भी थे, लेकिन बाकी जहां नहीं थे वहां भी उभर करके सामने आ गए। आखिर वही तमिलनाडु है जहां आप पहले DMK से सामने से लड़ते थे, और बाद में जब DMK ADMK हो गया तो वही 1-2 नंबर पार्टी हो गई, बारी बारी से आने वाली। आप तीसरे, चौथे, 5वें स्थान पे चले गए, तो आपने DMK का वर्चस्व मान लिया। आपने सही समय से, जो आपने अभी रायपुर अधिवेशन में कहा कि साहब हमारे 50% जो पदाधिकारी ये सब होंगे सब OBC और दलित वर्ग से होंगे, हम 50% अपने यहाँ रिजर्वेशन देंगे, ये बिना कहे बीजेपी ने किसी जमाने से लागू कर दिया। बीजेपी की जब सरकार आई तो मोदी जी सो कॉल्ड OBC कहिए या गुजरात के वो फॉरवर्ड हैं, लेकिन है तो OBC जातियों में ही ना, जो हिंदी हार्टलैंड की OBC जातियां हैं उसी में से एक जाति उनकी है ना, भले गुजरात में वो बैकवर्ड ना हो। इसके अलावा आपका शिवराज सिंह चौहान से लेके जितना आप बीजेपी के देखेंगे मुख्यमंत्री सब बैकवर्ड है। वहां जो उनके जो मेन उनका कोर जो वो है वोटर, जो क्या कहते हैं, जो समर्थक वर्ग है, वो मुख्यतः ब्राह्मण है, बनिया है। वो उसने अपने को परोक्ष रूप से RSS और वहां के लिए खींच लिया है कि भाई ठीक है तुम राजनीतिक सत्ता संभालो, हमारा ही तो जो है तुम जो है काम को आगे बढ़ा रहे हो। उन्होंने ये नहीं रखा कि नहीं ब्राह्मण होगा, जब होगा प्रधानमंत्री, जब मुख्यमंत्री होगा तो ब्राह्मण ही होगा। आप इस पर अड़े हुए थे, और आपके साथ ब्राह्मण उत्तर प्रदेश, बिहार में छोड़ के भाजपा के साथ चले गए, क्योंकि उनको लगा कि आप अकेले जीत नहीं सकते। आपका मुसलमान और दलित वोट बैंक पहले से ही आपसे अलग हो गया। तो सवाल इस बात का है कि आपको इतना दिन होते होते जो काम 10 साल पहले से बीजेपी ने अपना लिया, और हिंदुत्व एक उनका ऊपर से है, तो उसको जो अपना लिया, तो आपको अपनाते अपनाते आपका जो है क्या कहते हैं, आपको 20 साल 25 साल लग गया। BP सिंह के बाद या 30 साल लग गया। अब वो उन्होंने 15 साल में ही समझ लिया, 12 साल में ही समझ लिया कि हम इसको अगर नहीं अपनाएंगे तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो आपका जो जातिगत वोटर बैंक था वो खसक गया। आपको 2022 में इल्हाम हुआ कि हम जो है क्या कहते हैं, और 2023 में कि हम अपना दलित प्रेसिडेंट चुने, हम 50% जो है उसमें इन सब वर्गों को जो है मतलब दें। तो अब इसका जो है जड़ जमाते जमाते, और फिर उसमें आप कैसे लोगों को देंगे, आप जमीन के जो पकड़ मजबूत वाले हैं उनको वोट देंगे, या आप जो है क्या कहते हैं उनको वोट देंगे। कांग्रेस में तो यहां तक हो गया था कि इलाहाबाद में अगर जो है 14 सीटें या 12 सीटें हैं, तो जो 1-2 छत्रप थे जिनके कब्जे में मतलब पूरी पार्टी थी, वो चाहते थे अगर हम न जीते तो 12 सीटों में, 14 सीटों में कांग्रेस का खाता भी ना खुले, ताकि ये कोई कहने के लिए नहीं रहे कि वो नहीं जीते हम जीत गए। तो अपने जीतने से ज्यादा दूसरों को हराने में लग गए। वोट बैंक अलग खसक गया, आपका दलित वोट बैंक खसक गया, मुस्लिम वोट बैंक खसक गया, OBC वोट बैंक खसक गया। तो सवाल इस बात का है कि फिर आपको इतने दिन बाद इल्हाम हुआ,
आपने उस बीपी सिंह वाला जो मंडल की राजनीति थी, आपने बीजेपी की तरह क्यों नहीं समझा, जबकि वो आपसे ज्यादा ब्राह्मण वोट, वो जो है क्या कहते हैं मानसिकता के लोग हैं, पूरा ब्राह्मणवादी धर्म से लेके चारों ओर फैला कर इस्टेब्लिश रखना चाहते हैं। लेकिन वो भी जान गए कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम जो है खसक जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने शूद्र शब्द पकड़ लिया है। उन्होंने सीधे सीधे कहा विधानसभा में कि शूद्र माने क्या। योगी जी आप हमको चौपाई का अर्थ मत बताइए, आप बताइए कि शूद्र किसको कहते हैं, शूद्र किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, और हम शूद्र हैं कि नहीं है। योगी जी की बोलती बंद हो गई, इस पर क्या जवाब दें। वो तो उसमें तो उन्होंने दे दिया उसका कि ताड़न शब्द का अर्थ ये है और शूद्र का अर्थ ये है और फलाना है। और वो कौन कह रहा है, वो कौन कह रहा है, किसके श्रीमुख से ये बात निकली है, उसकी सोच क्या है, इस पर आपने टालने की कोशिश की तो उन्होंने सीधे सीधे पूछ लिया कि भाई शूद्र बताइए, शूद्र माने शूद्र मतलब क्या होता है, हम शूद्र हैं कि नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि ये बात आपको समझने में इतना टाइम लगा, आपसे बता रहे 30 साल से अधिक आपने 35 साल लगा दिया बीपी सिंह की बात समझने में। तो आपने इतने साल जो लगा दिया, अब आप लाइन पटरी पर आए हैं, आपके साथ कोई है नहीं। तो जब आप तमिलनाडु में जो है वो क्या कहते हैं झुक करके समझौता कर सकते हैं, बिना डीएमके के रहमो करम के आप एक सीट नहीं जीत सकते, तो ये बात आपको बाकी जगह क्यों नहीं समझ में आती, ये बात आपको बाकी जगह समझ में क्यों नहीं आती। हाँ, संजीव भाई ने जो एक बात कही तो उसके जवाब में कांग्रेस ने जो है एक स्पष्टीकरण जारी किया था कि भाई जो सीपीएम है या जो डीएमके है, ये लोग जो है बीजेपी के साथ गलबहियां नहीं किए, एडीएमके ने गलबहियां किया, केजरीवाल जो है जब होता है गलबहियां करते हैं, मायावती गलबहियां करती हैं। तो ये जो गलबहियां करते हैं, इनको अगर हम अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के चलेंगे और ये फिर भीतर भीतर गलबहियां किए रहेंगे तो हमको जो लाभ 1-2% का होना होगा वो तो होगा नहीं, और डैमेज ऊपर से हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस को आप 2024 में मुख्य दावेदार मत समझिए, और कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है कि हम मुख्य दावेदार नहीं है, ये कांग्रेस भी समझ रही है। लेकिन वो भी राजनीतिक दल है, उसको भी अपने हिसाब से अपने हितों को देखते हुए आगे चलने की जरूरत है। जीते ना जीते, वो नहीं जीतेगी तो विपक्ष जीत जाएगा क्या जी। और उत्तर प्रदेश में जो होगा वो देखिएगा आप, उत्तर प्रदेश में आपका योगी वर्सेस जो है वो भयानक युद्ध चल रहा है। मोदी जी अभी जो मंत्रिमंडल का जो है फेरबदल करना चाहते थे, अभी तक नहीं कर पाए। आपके क्या कहते हैं अध्यक्ष अपना बनवाना चाहते थे पाटिल को, तो जो है वो क्या कहते हैं नड्डा पर जो है वो खूंटा गाड़ दिया आपके संघ ने। आपका जो है सीआर पाटिल को मंत्रिमंडल में लेना चाहते थे तो मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं हुआ। फिर बीच बीच आपको इनको था कि मार्गदर्शक मंडल में भेज के ड्रॉप किया जाएगा गडकरी को, तो गडकरी को भी नहीं ड्रॉप कर पाए। तो यूपी में भी वही सब स्थिति है। तो एक इनका तो कई फ्रंट पर लड़ाई हो गई ना। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कश्मीर में आपके क्या कहते हैं जो प्रेस की आजादी पर दुनिया भर का अंकुश है, उस पर एक लेख छाप दिया है। बीजेपी आज पागल होके घूम रही है, अनुराग ठाकुर पागल होके घूम रहे हैं। आपको ये क्यों नहीं लगता कि अमेरिका, पश्चिम जर्मनी, यूरोप, इंग्लैंड सारे लोग इनके खिलाफ क्यों हो गए हैं? आप यूक्रेन युद्ध को माइनस करके क्यों चल रहे हैं जब ये रूस की गोद में बैठ गए हैं और उसमें से ही बगाड़ रहे हैं? तो आप यूक्रेन युद्ध के पृष्ठभूमि में इन सब बातों पर विचार कीजिए तो पश्चिमी देश 100 का बस चले मेरे हिसाब से, तो इनको 1 मिनट में बंगाल की खाड़ी में जो है उठा के फेंकवा दें आप। इतना खिलाफत है। ऐसे ही राहुल को कैम्ब्रिज में बुला लिया, ऐसे ही जो है बीबीसी की रिपोर्ट इतने साल बाद सार्वजनिक हो गई। हिंडनबर्ग ने ऐसे ही इनके पास कर दिया। ब्लूमबर्ग रोज इनके जो है बात कर रहा है, रोज इनके खिलाफ रिपोर्ट आ रही, फिर रिपोर्ट आई है आपके बता रहे हैं अडानी और इनके खिलाफ आपसे बता रहे। तो सवाल इस बात का है कि जब आप इतने लोगों से जब 4 नाव पर चढ़ेंगे तो उसका हश्र क्या होता है? गांव गांव में बच्चा बच्चा भी जानता है। लोग कहते हैं कि तू नाव पर चढ़ रहा परिस्थितियां तो जो है सरकार के अभी खिलाफ ही है, लेकिन फिर भी बिहार, उत्तर प्रदेश, देखिए तमिलनाडु में डीएमके वहां पे मोर्चा संभालेगा, बीजू जनता दल उधर है, उसके बाद आंध्र का मामला अलग है। लेकिन 2 इम्पोर्टेंट स्टेट हैं बिहार और उत्तर प्रदेश। और बिहार में तो एक मोटा मोटी अभी तक दिख रहा है कि वहां पर एक यूनाइटेड ओपोजिशन रहेगा। तो संजीव जी बताएंगे, उनसे पूछेंगे छोटा सा एक। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या सपा बसपा का कोई संभावना है?
नहीं, देखिए बसपा की संभावना तो इसलिए नहीं है कि वो शुद्ध रूप से ईडी के शिकंजे में मायावती जी हैं, और जो बीजेपी कहेगी वो करेंगी। आप चाहे इस बात को स्वीकार करना चाहें करें, ना करना चाहें ना करें। और फिर उनका भी वोट बैंक काफी क्षरित हो गया है। मायावती जी के साथ आने का एक ही फायदा हो सकता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक जो है इधर उधर सरक जाता है, वो मुसलमानों के पायदार नेताओं को टिकट दे देती हैं, वो मामला रुक जाएगा। बाकी दलित वोट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा ये नहीं कह सकते, हो सकता है इधर का वोट उनको ट्रांसफर हो जाए, जैसा पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ था। लेकिन उनका वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ 19 के चुनाव में। मायावती के लोग जीत गए और अखिलेश के लोग जो है बैडली हार गए आप सरकार। तो इसलिए ये संभावना तो बहुत कम है। लेकिन आपको बताएं कि अखिलेश ने जिस तरह शूद्र का राग छेड़ा है, उस तरह उत्तर प्रदेश में एक शूद्र बनाम अदर्श का एक वो चल रहा है, आपका क्या कहते हैं, करंट चल रहा है आप। अच्छा, माहौल बन रहा है। हाँ, भीतर भीतर बहुत तगड़ा माहौल बन रहा है, क्योंकि वो सब लोगों को समझ में आ जाए। और ये जो अखिलेश ने डंके की चोट पर कहा कि ये शूद्र अगर कंधा न लगाए मुख्यमंत्री जी नेता सदन, तो आप चुनाव जीत कर आ नहीं सकते। केवल ब्राह्मण ठाकुर से कोई चुनाव जीत सकता है आज तक? 1-2 सीट होगी, हो सकता है जीत जाए, 99% सीट हार जाएगा अगर अदर्स उसमें जो है क्या कहते हैं मतलब हाथ न लगाए। आज की डेट में जिस पार्टी के साथ दलित और मुसलमान एक जाई चले जाएं, वो कोई भी पार्टी हो, वो जो है चुनाव स्वीप कर देगी, कोई जीत नहीं पाएगा उसके खिलाफ। संजीव जी, जी बिहार में कई बार नीतीश कुमार जी का कई खबर आते रहता है बिहार से, क्या वहां पे यूनाइटेड ऑपोजिशन रहेगा? सीपीएम माले भी है वहां पर, और जेडीयू है, आरजेडी है, कांग्रेस है। देखिए, अभी की परिस्थितियों में मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगती कि बिहार में गठबंधन टूटने की नौबत है। देखिए, सोशल मीडिया पे और कई यूट्यूब चैनल्स पटना से चलते हैं, उसमें डेली इस तरह की खबरें प्लांट की जाती है। पत्रकार अपने सोर्स से कहते हैं कि आज नीतीश जी को ये फोन आया, कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, और तीसरे दिन से पार्टी तोड़ रहे हैं जब से चीफ मिनिस्टर और तेजस्वी यादव के बीच गठबंधन हुआ, उसी समय से चल रहा है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति ऐसी नहीं मुझे लग रही है कि फिलहाल गठबंधन टूटेगा, क्योंकि वो बहुत सारा कुछ जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और अभी जो अडानी का एपिसोड हुआ, तो क्या है, सब राजनीति कर रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि अडानी का एपिसोड क्या है, कैसे है, अडानी क्यों फंस रहे हैं, मोदी जी कितने वीक हुए हैं। क्या अगर हम और आप समझ रहे हैं कि मोदी जी पहले से कमजोर हुए, तो क्या नीतीश कुमार या उनको समझ में नहीं आ रहा है? और मैं तो सिंपल कहता हूँ कि जिस ढंग से मोदी इस समय एग्रेसिव है, तो ये एग्रेसिव उनकी मजबूती नहीं दिखा रहा है। मुझे तो 100% लग रहा है कि बहुत ही कमजोर हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और उसमें वो चाहते हैं कि एक एक विपक्ष के नेताओं को अंदर कर दें। मैं तो कहता हूँ विपक्ष की यहीं से जीत हो रही है। अगर उनके नेता जेल जा रहे हैं ईडीआई सीबीआई के शिकंजे में, तो मैं इसको विपक्ष की हार नहीं मान रहा हूँ। विपक्ष इस समय इतना क्या, विपक्ष से इतने डर गए कि हर दूसरे दिन ईडी सीबीआई के घर भेज रहे हैं और उनके बंदों को उठाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं तो समझता हूं कि विपक्ष इससे और मजबूत होकर उभर रहा है जनता के बीच। और इनके पास भी एक बकायदा रिपोर्ट है, इस समय देश के अंदर विपक्ष बहुत मजबूत हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, जो आपके मित्र थे वो आपके साथ हट रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियों में अगर ईडी और सीबीआई एक्टिव है, तो समझिए कि विपक्ष मजबूत हो रहा है। सवाल यह है कि बीजेपी को सर्टेन फ्रंट्स पे आप कैसे डिफीट दीजिएगा। देखिए, एक फाइनेंस उनके पास बहुत स्ट्रांग है, दूसरा जो उनके पास है कि वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे आपने बिहार की बात करी, तो बिहार में एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो बीजेपी की है कि ओबीसी बनाम एमबीसी, और उसमें किसी एक जाति के आइडेंटिटी को सामने खड़ा कर देना, उसके किसी पुराने हिस्टोरिकल जो कोई पुरुष होगा उसकी मूर्ति बनवा देना। जैसे उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी यादव डोमिनेट ओबीसी एमबीसी किया। तो इस तरह का आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है, उसको कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल अभी तक समझ नहीं पाए कि ये खतरनाक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है। सिर्फ जातियों को आपस में लड़ा ही नहीं रही है, उनके अलग अलग जो देवता देवी और जो उनके जो कुछ आइडेंटिटी है, कोई उनके जाति से कोई राजा हुआ है तो उसको मूर्ति बनवा देना। तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक है जी। तो बिहार में तो मुझे 100% लग रहा है कि फिलहाल ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि विपक्ष टूटेगा और ये विपक्ष एकजुट होकर नहीं लड़ेगा। सेकंड जो सबसे बड़ी बात है ना, कि जो कांग्रेस की बात हो रही है कि जो जेपी सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस जो है इनसे भरोसा नहीं कर रही है।
इनफैक्ट जेपी सिंह जी की बात का मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि कांग्रेस ही कभी भरोसे लायक नहीं रही है। चंद्रशेखर जी की सरकार किसने गिराई? चरण सिंह की सरकार किसने गिराई? आप एक बात बताइए। और भी जो जनता दल के बीच में सरकार बना था, मुझे याद नहीं है देवगौड़ा जी की सरकार गिर गई थी कि पता नहीं किसकी सरकार गिर गई थी। और उसके बावजूद आप याद रखिए कि 2004 और 2009 में कांग्रेस को कम बहुमत, कम सीट मिलने के बावजूद तमाम विपक्षी दलों ने सहयोग दिया था। तो मेरा यह मानना है कि कांग्रेस इस बात को भूल ही जाए कि कौन बीजेपी के साथ था। किसी जमाने में मैं तो कह रहा हूं कि सीपीएम, बीजेपी और बीपी सिंह सारे इकट्ठे हो गए थे, कांग्रेस से ही निकले हुए बीपी सिंह थे। तो राजनीति में यह चीज नहीं देखा जाना चाहिए। वर्तमान में आप देखिए, दूसरा कांग्रेस की जो सबसे बड़ी समस्या है कि कांग्रेस लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे चली ही नहीं। आज देखिए कि बीजेपी लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे चल रही है। हर जिले में इनके 5 स्टार दफ्तर बन रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस का मुख्यालय आज तक नहीं है, पता नहीं वो कोई सांसद का मकान ही लिए फिर रहे हैं। तो मेरा और किसी कांग्रेसी का पूछिएगा जो मंत्री होगा, उसके एक शहर में 40 बड़े बड़े प्रॉपर्टी है जो मंत्री रह गया। मैं 2004 में और 9 में जो मंत्री रहे, मैंने उनका देखा है इन परिस्थितियों को। तो ये सारी चीजों को कांग्रेस को अपनी गलतियों को देखना पड़ेगा। देखिए, छोटे दल तो अपनी स्थिति को संभाल लेंगे क्योंकि उनको एक राज्य के अंदर है। कांग्रेस राष्ट्रव्यापी है तो कई राज्यों में उसको अपने संगठन को मजबूत करना होगा। चलिए, शुक्रिया आपका। और जेपी सर का शायद नेटवर्क गायब हो गया है। तो विपक्षी एकता असंभव नहीं है। दिन धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। देखना है और कौन कौन से लीलाएं होती हैं। सीबीआई, ईडी का कितना इस्तेमाल होता है और विदेश में जो चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं। जेपी साहब आ गए हैं, फाइनल कमेंट उनसे लेते हैं। हाँ, लीजिए। जी सर, कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई थी सर। हाँ, कोई बात नहीं, फाइनल कमेंट। देखिए सर, ये समय की जरूरत है और जो परिस्थितियां जो है ना, वो मजबूरी में सबको एक कर देती हैं। और ये आप पहले भी देख चुके हैं कि एक समय था कि बीपी सिंह जो है वो सीपीएम या वामपंथी लेफ्ट फ्रंट और उनके समर्थन से सरकार बनाए थे, संघ के समर्थन से, या मतलब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से। फिर मंडल कमंडल में गिर गई सरकार, कांग्रेस की वापसी हो गई। लेकिन फिर कांग्रेस जब हारी तो देवगौड़ा और जो है क्या कहते हैं आपका जो है उसके आगे गुजराल साहब की जो सरकार बनी वो कांग्रेस के समर्थन से बनी। आपके जो है वो जो 2004 में जो आपकी क्या कहते हैं कांग्रेस की सरकार बनी, अन्य दलों के अलावा उसको भी लेफ्ट फ्रंट ने बाहर से समर्थन दिया। तो कहने का मतलब है ना कि परिस्थितियां अपने आप आपको विवश कर देती हैं कि अगर आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। लेकिन साथ में यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि सर्वाइवल के लिए जो आपको चाहिए, उसके बाद आप सर्वाइव आप हो गए तो फिर आपका दिमाग खराब हो गया और आप फिर हवा में उड़ने लगे। संजीव भाई ने कहा कि कांग्रेस ने पहले क्या किया था। मेरा ख्याल यह है कि कांग्रेस अब उससे ऊपर इसलिए उभर आई है कि जो देवगौड़ा और उनकी सरकार गुजराल के भी गिराने में कांग्रेस का योगदान था। लेकिन जब 2004 से कांग्रेस बनी है, उन्होंने जिनका जिनका समर्थन लिया उनको खाने की कोशिश नहीं की। पहले कांग्रेस जिसका समर्थन लेती थी उसको भोजन करने, उसको चाहती थी पूरा पार्टी भोजन कर ले। ये परिस्थिति आज बीजेपी में हो गई है कि जो उसके समर्थन में गया, पता चला उन्हीं के लोगों को। अब नीतीश के जो है वो जो क्या कहते हैं आईएएस अधिकारी थे जिनको नीतीश ने राज्यसभा में भेज दिया, वो बीजेपी में है। इस तरह और लोगों को भी तोड़ने की कोशिश की, हर जगह से तोड़ने की कोशिश करती है। तो सवाल इस बात का है कि वो जो पूरा कांग्रेस का चरित्र था वो बीजेपी में घुस गया। मैं तो खुद कहता हूं, कई बार लोगों से कहता हूं, बीजेपी वालों से कहता हूं कि यार अब तुम्हारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी हो गई। क्योंकि जहां हाथ रखो वहां कांग्रेस ही है, बीजेपी का कोई नहीं है। और संघ वाले तो अपने घर में जो है क्या कहते हैं मतलब गर्मी में जो है एसी का मजा ले रहे हैं, या इस जाड़े में जो है क्या कहते हैं ब्लोअर चला के बैठे हुए हैं। वो निकल नहीं रहे हैं घर से, सड़क पे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं कहीं। उनका जो है आपकी जो शाखाएं लगती थी, पता नहीं कौन से कागज में इनकी कितनी हजार शाखाएं लगती हैं। प्रयागराज में तो एक रोशन बाग में हमारे घर के पीछे शाखा लगती थी, न सवेरे लग रही है न शाम को लग रही, बरसों से नहीं लग रही है। तो पता नहीं कहाँ शाखा जागृत हो गई है। जी, मिल गया, सत्ता के बता रहे हैं।
नहीं नहीं, इनके राज्य में वो निराश होकर के लोग घर बैठ गए हैं, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। वो सत्ता मिल गया तो मोहन भागवत उसका माल खा रहे होंगे, जो प्रचारक हैं वो माल खा रहे होंगे, जो इनके प्रांत हैं, उनके प्रांत के जो अध्यक्ष लोग हैं आरएसएस के, वो माल खा रहे हैं। वो उनकी बात छोड़ दीजिए आप, बाकी जो आम जो लोग जो है इनकी निष्ठा के साथ जाके शाखा में खड़े होते तो उनके लिए आज की डेट में कोई जगह नहीं, सब लोग अपने अपने घर बैठ गए। यहां तक कि अगर जैसे नगर निकाय का अभी चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है, हाई कोर्ट के रिजर्वेशन के कारण जो है सुप्रीम कोर्ट की वजह से रुक गया। अब वो कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है जो ओबीसी के लिए बनी थी, अब उसकी रिपोर्ट को जो ये पास करके फिर जो है से लागू करेंगे, या तो मार्च के लास्ट में, तो उम्मीद कम है अप्रैल में चुनाव होगा। पहले जो टिकट काटते थे वहां आपके जनसंघ के जमाने में, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के जमाने में काली टोपी लगा के आरएसएस वाले, आज की डेट में पूरे आप प्रयागराज में जब वोट पड़े तो सर्वे कर जाइए तो सबसे न्यूनतम चुनाव है ना, निम्नतम आपका जो नगर पंचायत, नगर वाला जो चुनाव होता है, वार्ड कमिश्नर वाला, इससे छोटा चुनाव तो कोई होता नहीं है। तो आप जाके देख लीजिए, अगर एक जगह काली टोपी वाला आदमी टिकट काटते हुए, मतलब पर्ची काटते हुए मिल जाए तो हम जो है हमको नाम बदल दीजिएगा मेरा। ठीक है। इतनी निराशा है, आपसे बता रहे हैं। जी जी जी, आप जी दोनों का शुक्रिया, और देखते रहिए, नजदीक आ रहा है 2024 लोकसभा चुनाव, किन शर्तों पर विपक्षी एकता बनती है। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड। नमस्कार। शुक्रिया।